हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर सेडिमेंटेशन का मिला होगा, ठीक है। रो वाटर ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा। सेडिमेंटेशन का आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट मिल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और सेडिमेंटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कोएगुलेशन, ठीक है। कोएगुलेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर का आपको रिविजन करा देता हूँ, ताकि आपको सेडिमेंटेशन में कोएगुलेशन के अंदर हेल्प मिल जाए। देखो, सेडिमेंटेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने कि जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स उनको क्या करना है, हमें रिमूव करना है, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक थे वो फ्लोटिंग मटेरियल अगर था, फ्लोटिंग शेप के अंदर थे, या मैं बात करूं कि फ्लोटिंग टाइप के थे, वो हमने स्क्रीनिंग में रिमूव किए। फिर उसके बाद में बचे हुए जो फ्लोटिंग नहीं थे, है ना, थोड़े से छोटे थे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उनको हमने क्या किया, सेटल करवाया। कहां पर? सेडिमेंटेशन टैंक में। बात समझ में आ रही है क्या? सेडिमेंटेशन टैंक में हमने सेटल करवा लिया। अच्छा जी, यहां पर क्या हुआ, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर आपने बड़े पार्टिकल्स को तो सेटल करवा लिया जो ग्रेविटी की वजह से सेटल हो सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स बच जाएंगे जो बिल्कुल ही क्या है, फाइनल है, ठीक है। इसको मैं रिलेट कराऊंगा यहां पर कोएगुलेशन से। पहले हम रिवीजन करते हैं सेडिमेंटेशन का। देखो, सेडिमेंटेशन में आपने पढ़ा कि ग्रेविटी की वजह से जो पार्टिकल का वेट होता है उसकी वजह से पार्टिकल क्या करता है, सेटल करता है, सेटल हो जाता है। दो जोन बनाए थे हमने, ये सेडिमेंटेशन टैंक, यहां दो जोन याद रखना है। नीचे वाला जोन जो था आपका स्लग जोन था, और ऊपर वाला जोन जो था ये था सेटलिंग जोन, ठीक है। यहां हमने दो टाइप के टैंक भी पढ़े। जो पहला पढ़ा वो था आपका फिक्स्ड टाइप टैंक या क्यूसेंट टाइप टैंक, ठीक है। क्यूसेंट टाइप टैंक आपने पढ़ा, और आज को बोलते हैं फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक। फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक। यहां क्या हो रहा था, पानी को आपने 24 आवर्स के लिए, कितने, 24 आवर्स के लिए पानी को आपने इसके अंदर रोक के रखा, रो वाटर को। डिटेंशन टाइम 24 आवर्स है। फिर यहां से निकाल दिया, ड्रॉ कर दिया पानी को। अब यहां पर देखो क्या हुआ, ये जो आपको दिख रहा था क्रॉस सेक्शन, ये इसकी लेंथ थी और ये इसकी क्या थी, हाइट। हाइट को जोड़ा नहीं जाता, स्लग जोन के अंदर जोड़ा नहीं जाता, इसके ऊपर हाइट होती है। अगर स्लग जोन आप बना रहे हो तो इसकी जो डेप्थ होती है 0.8 से 1.2 मीटर रखी जाती है। ये मैंने आपको डिजाइन डेटा के अंदर लिखवाया है ना। देखो, 24 आवर्स का क्या है, इसका डिटेंशन टाइम है, और 6 से 12 आवर्स इसका क्या है, क्लीनिंग पीरियड है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये आपका था फिक्स्ड टाइप टैंक। अब हम चलते हैं आगे कंटिन्यूअस टाइप पे। कंटिन्यूअस टाइप में आपने दो तरीके के पढ़े। पहला पढ़ा आपने हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पढ़ा। दूसरा पढ़ा आपने वर्टिकल। वर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक इक्वेशन थी जो मैंने आपको लिखवा दी। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक के अंदर देखो, मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया था यहां पर दो चीजों का। जो भी पार्टिकल इस डायरेक्शन से एंटर करेगा, यहां से एंटर करेगा सबसे पहले, फिर यहां पहुंचेगा, कुछ यहां पहुंचेंगे, कुछ यहां पहुंचेंगे, कुछ यहां पहुंचेंगे, कुछ यहां टकराएंगे और कुछ यहां होंगे। क्या देखो, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया, क्या सेटलिंग वेलोसिटी होगी। और इस डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है तो क्या इसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी, क्या? हाँ जी, दो वेलोसिटी आपको ध्यान रखनी है। अगर पार्टिकल सेटल कर रहा है सेटलिंग वेलोसिटी, अगर आगे की तरफ फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो। देखो, जब हमें वेलोसिटी ऑफ ये जो है आपका वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग की बात करेंगे तो आप एक डिटेंशन टाइम टी डी निकालोगे, जो क्या होगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। डिस्टेंस क्या ट्रेवल करी, एल, और वेलोसिटी क्या थी, वी एफ। वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, वी एफ। भैया पार्टिकल ने इस दूरी के अंदर जितना समय लगाया ट्रेवल करने के लिए, वही तो हमें निकालना है यहां पर। तो ये क्या आएगा, एल अपॉन वी एफ आपका, ठीक है। डिटेंशन टाइम लेंथ ऑफ द टैंक अपॉन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। आगे बात करता हूं मैं। देखो आगे क्या होगा, अगर आप बात करते हो सेटलिंग वेलोसिटी की, है ना, या मैं बोलूं कि सरफेस लोडिंग रेट की, तो यहां पर आप क्या निकालोगे, यहां पर आप डिटेंशन टाइम टीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन वी एस। बात समझ में आई क्या? डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन वी एस। और ये सेटलिंग वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, इसे बोलते हो आप सरफेस लोडिंग रेट, ठीक है, या सरफेस ओवरफ्लो रेट भी बोलते हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी डिजाइन डेटा की। यहां आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट और दिया था, जिस साइज के पार्टिकल के लिए आप टैंक डिजाइन किया गया ना, उसका रिमूवल क्या होगा, 100% होगा। कंसर्न्ड पार्टिकल साइज से बड़े पार्टिकल भी क्या होंगे, 100% रिमूव होंगे। लेकिन जो पार्टिकल साइज आपने यहां पर तय किया है ना, जिसके लिए टैंक डिजाइन किया था, अगर उससे छोटा पार्टिकल साइज है तो वो क्या होगा, पार्शियली रिमूव होगा। बात समझ में आई क्या? कैसा रिमूव होगा, पार्शियल रिमूव होगा। अगर इसे आप चाहते हैं फुली रिमूव करना, है ना, कोशिश हो सकती है फुली रिमूव करने की, तो आप क्या करोगे, वाटर को हीट करके इसके अंदर डालोगे, ठीक है। खर्चा बढ़ जाएगा, पानी इकोनॉमिकल है, और प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी छोटे साइज के पार्टिकल के सेटल होने की। लेकिन फुली रिमूव नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? कंसर्न साइज है छोटे साइज के पार्टिकल। अच्छा जी, ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ लिया किसके अंदर, कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक के अंदर, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था।
बात समझ में आई। डिजाइन डेटा की बात करूं तो मैंने आपको प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए बोला कि सरफेस लोडिंग रेट जो है आपकी कितनी होगी, या सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना होगा, ये होगा आपका प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 12 से 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर और पर डे। अगर मैं बात करूं कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन और फ्लोकुलेशन भी हो रहा है तो आपका ये कितना होगा, ये होगा 24 से 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। अगर इसे आप लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, 24,000 से लेकर 30,000 ये होगा लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको सरफेस ओवरफ्लो रेट दी थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने आपको यहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो का भी कुछ डेटा दिया था, क्या 0.15 से लेके 0.9 मीटर पर मिनट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप कितना लेंगे, आप वेलोसिटी ऑफ फ्लो लेंगे 0.3 मीटर पर मिनट लेंगे। बात समझ में आई क्या? दो डेटा की बात हुई, आगे बढ़ते हैं थर्ड डेटा की बात करते हैं। जो हमारा फिक्स्ड टाइप टैंक था, मैंने बताया था आपको एक सिंगल टाइम के अंदर आपको कितनी यूनिट बनानी है, 2+1। एक दो यूनिट जो है आपकी ये क्या रहेंगी, ऑपरेशनल रहेंगी, और एक यूनिट आपकी क्या रहेगी ऑपरेशनल के बाद, ये क्या रहेगी, स्टैंड बाय पे। ये ऐसा आपको मैंने उदाहरण भी दिया था, स्कूटर वाला याद रखेंगे भैया, दो तो टायर और एक क्या स्टेपनी। उसी तरह से 2 ऑपरेशनल प्लस एक क्या रहेगा आपका मेंटेनेंस में भी काम आ सकता है, कोई इनमें से टैंक आ रहा हो, ये स्टैंड बाय मोड पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हमने बात करी थी। फिर लेंथ बाय विड्थ रेशियो मैंने आपको कितना बताया था, 4:1 बताया था। अगर आपकी लेंथ जो टैंक है उसकी लेंथ जो आपको गिवन नहीं है तो आप 10 से 12 मीटर के बीच में डिजाइन करते हो। ठीक है, बात समझ में आई? ये सारी की सारी बातें हमने सेडिमेंटेशन में करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कोएगुलेशन की तरफ। ये पूरा पिछले अपने लेक्चर का 48 मिनट के लेक्चर का मैंने आपको 5 मिनट के अंदर रिवीजन करवाया है। ठीक है, बहुत इससे मदद मिलती है, आप देख लेना कभी भी। ठीक है, हेल्प मिल जाती है। क्या होता है, हमें एक बार पिक्चर से दिमाग में बन जाती है कि हाँ पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, अब हम आगे स्टार्ट करने लगे। देखो, मैंने बोला कि जो इतने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे अगर वो ग्रेविटी की वजह से सेट हो सकते हैं तो हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन टैंक में उनको सेट करवा दिया। लेकिन यहां एक कंडीशन ये आती है कि जो बिल्कुल फाइनर पार्टिकल्स हैं क्या वो रिमूव हुए? अगर वो रिमूव नहीं हुए और आपने सेडिमेंटेशन से, मैं क्या कह रहा हूं, सेडिमेंटेशन से आपने पानी को कहां भेज दिया, फिल्ट्रेशन में भेज दिया, तो यहां पर देखो क्या होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होते हैं, फिल्टर बेड होते हैं, है ना, फिल्टर बेड होते हैं। और इन फिल्टर बेड के अंदर क्या होते हैं, पोर्स। इन पोर्स के अंदर आपके फाइनर पार्टिकल जाकर क्या कर देंगे, फिल्टर बेड को चोक कर देंगे, चोक कर देंगे फिल्टर बेड को। ठीक है, और वहां पर हमें क्या करना होता है, बायोलॉजिकल एक्शन करवाना होता है इंप्योरिटीज को खत्म करने के लिए। यहां आपने सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है, फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल अगर सेडिमेंटेशन में सेट नहीं हुए तो वो आगे जाकर फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन बेड को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप क्या चाहते हो, इन फाइनर पार्टिकल्स को रिमूव करना चाहते हो जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। देखो, ग्रेविटी की वजह से वो सेट नहीं हो पाए क्योंकि वो वेट में हल्के हैं। अब इन इंप्योरिटीज के चारों तरफ पता है आपको क्या है, इन इंप्योरिटीज के चारों तरफ ना एक प्रोटेक्टिव नेगेटिव चार्ज है। क्या है, प्रोटेक्टिव नेगेटिव चार्ज है। और ये जो प्रोटेक्टिव नेगेटिव चार्ज है ना, ये इंप्योरिटीज अपने चारों तरफ लेके घूम रही है। क्यों लेके घूम रही है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक टाइप की है। बात समझ में आ रहा है? इनऑर्गेनिक तो वेट की वजह से सॉलिड फॉर्म में थी, बड़ी बड़ी थी, तो ग्रेविटी सेटिंग कर गई, लेकिन ये ऑर्गेनिक नेचर के। इनके चारों तरफ क्या है, प्रोटेक्टिव नेगेटिव चार्ज है। अब आप क्या करोगे, इन्हीं के चारों तरफ जो चार्ज है ना, इसी को इस्तेमाल करोगे। अच्छा जी, इनको जो है, इनका नेगेटिव चार्ज यूज करने के लिए आप क्या करते हो, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या ऐड करवाते हो, एलम ऐड करवाते हो। और ये एलम जो होती है, पहले मैं इसका काम समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कोगुलेशन क्या होता है। देखो, एलम क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को, जो इस इंप्यूरिटी के चारों तरफ प्रोटेक्टिव नेगेटिव चार्ज है, इसका क्या करेगा, यूटिलाइजेशन कर लेगा। भैया यूटिलाइज कर लेगा क्या इसको, बिल्कुल जी, इस नेगेटिव चार्ज को यूटिलाइज करेगा। और यूटिलाइज करके देखो क्या करेगा, ये था पार्टिकल, ये था इसके चारों तरफ नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज, उसको किसने खा लिया, एलम ने खा लिया। भैया खा गया एलम उसके चार्ज को। और वो क्या कह रहा है कि छोटी छोटी और इंप्यूरिटी जो घूम रही है ना, उनको कह रहा है आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उनको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा जी, अगर ये बाकी सारी की सारी छोटी छोटी इंप्यूरिटीज को, जिनके पास क्या है, थोड़े बहुत चार्ज है, आयंस है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और मिलाकर एक बड़ा क्या बना रहा है, फ्लोक बना रहा है। अगर बड़ा फ्लोक बना रहा है तो क्या हमारा काम आसान हो गया क्या? बिल्कुल, हम यही चाहते थे कि प्रोटेक्टिव नेगेटिव चार्ज जो इंप्योरिटीज के चारों तरफ घूम रहा है उसे हम इस्तेमाल कर ले। तो हमने क्या किया, एक केमिकल यूज किया सॉलिड फॉर्म के अंदर। दैट केमिकल क्या होता है, हमारा एलम होता है। एलम को हमने ऐड किया और उसने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज का इस्तेमाल करके इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट करके बड़ा फ्लोक बना दिया। क्या ये बड़ा फ्लोक थोड़ा हैवी होगा क्या इसका साइज बड़ा होगा क्या ये सेटल कर जाएगा क्या? अब बिल्कुल जी, अब ये सेटल कर जाएगा।
ठीक है, ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, कोगुलेशन कहलाती है। और ये एलम को जो आपने यूज किया इसे क्या बोला जाता है, कोगुलेंट बोला जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, एक अनार 100 बीमार, ये याद रखना है। नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज को यूटिलाइज किया कोगुलेंट ने और इंप्यूरिटीज को अट्रैक्ट करवाया अपनी तरफ, बड़े फ्लोक्स बनाए जो कि हैवी थे, साइज में बड़े थे और सेटल इजिली कर जा रहे थे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। बात समझ में आई? कोगुलेशन क्या है, अगर हम फाइनर पार्टिकल्स, जो हमारे फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर रिमूव नहीं हो रहे, उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोगुलेंट ऐड करते हैं। सेडिमेंटेशन से पहले रो वाटर के अंदर कोगुलेंट ऐड किया, अब वो कोगुलेंट जगह क्या करेगा, फाइनर पार्टिकल जो नहीं रिमूव हो रहे थे उनके भी बड़े फ्लॉक्स बनाएगा और उनको सेटल करवा देगा। दिस इज नोन एज कोएगुलेशन। ठीक है, और इसे बोला जाता है कोगुलेशन, कोगुलेंट एडेड सेडिमेंटेशन। बात समझ में आई? अच्छा जी, अब आप कहोगे सर कि जब आपने कोगुलेंट ऐड किया है ना, अगर आपका ये था हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट था, वो अपने आप थोड़ी ना काम करेगा। देखो भैया, एलम का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 होल थराइस 18H2। ठीक है, ये आपका हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट है। ये जो आदमी है ना बहुत खतरनाक है, ये खुद से काम नहीं करता, ये कहता है मैं नहीं काम करूंगा, मुझे तो एनर्जी दो। वो एनर्जी जो इस कोगुलेंट को रिक्वायर्ड है काम करने के लिए, उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में आ रही है क्या? वो मिनिमम एनर्जी जो एक कोगुलेंट को रिक्वायर्ड है अपना काम करने के लिए, जिसके बाद में वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी जचती है। चलो ठीक है सर, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन आप ये एक्सटर्नल एनर्जी दोगे कैसे? देखो, ये एनर्जी जो दी जाती है उसकी वजह से पार्टिकल क्या होते हैं, फास्ट मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये एनर्जी आप देते हो लाइट की मीडियम से भी दे सकते हो, मतलब आपने वहां पे करंट दे दिया, पानी को मूव करवाना शुरू किया, ठीक है, किसी भी तरीके से दे सकते हो। एनर्जी तो आपको एक्सटर्नली देनी पड़ेगी। कोएगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फास्ट मूविंग करवाते हो पार्टिकल्स की, भैया तेज तेज। और फ्लोकुलेशन जो होता है ना, जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा फ्लोकुलेशन, है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोकुलेशन जो होता है वो क्या होती है, स्लो मिक्सिंग होती है, और कोएगुलेशन क्या होता है, फास्ट मिक्सिंग होती है। यहां तक आपको याद हुआ? ठीक है, उम्मीद करता हूं सारा कुछ समझ में आएगा। कुछ नहीं किया हमने क्या किया, फाइनल सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए कोगुलेंट ऐड किया। उस कोगुलेंट ने क्या किया, इंप्यूरिटीज के चारों तरफ जो नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज था उसे यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करके छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बड़ा बड़ा पार्टिकल बनाया। वो बड़ा पार्टिकल एक फ्लोक है, हैवी है, साइज में बड़ा, और अब इजिली क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा। ये होता है कोएगुलेशन। और कोगुलेंट का क्या काम होता है वो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं आगे, कुछ अलग अलग तरीके के कोगुलेंट पढ़ने। कई तरीके के कोगुलेंट हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, बिना समय व्यर्थ किए हम बढ़ते हैं उन कोगुलेंट की तरफ कि वो कौन कौन से कोगुलेंट है और कैसे काम करते हैं। चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहला कोगुलेंट आपका होता है एलम, बड़ा ही चित परिचित है, एलम है, या मैं यूं कहूं कि हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट बोल सकते हो आप इसे, Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O। बात समझ में आई? ये आपका एलम होता है। अगर मैं बात करूं सेकंड, तो ये होते हैं आपके कॉपर ऐश। ठीक है, कॉपर ऐश बोला जाता है इन्हें, नाम इनका कॉपर ऐश है, बाकी होता क्या है ये, देखो क्या होता है, FeSO4 होल थ्राइस 7H2O। ठीक है, ये कॉपर ऐश होते हैं। अगर मैं बात करूं थर्ड, क्लोरीनेटेड कॉपर ऐश, क्लोरीनेटेड कॉपर ऐश, ये आपको याद रखना होगा इसका फॉर्मूला, FeSO4 होल थ्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहां पर, FeCl3, Fe2Cl3, Fe2 यहां आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं इसका फॉर्मूला चेक कर लेता हूं थोड़ा सा, गलत ना लिख दिया हो, Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, FeCl3 सही है, ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है, ये आपको याद रखना, क्लोरीनेटेड कॉपर ऐश। नेक्स्ट आगे आपका फोर्थ टाइप का जो सबसे महंगा भी होता है, Na2Al2O4। ये क्या चीज होती है, ये सोडियम एल्यूमिनेट होता है। ये चार कोगुलेंट आपको यूज करने और इनका यूज पड़ता है। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर एल्यूमिनियम पे पूछा जाता है ना, एल्यूमिनियम वाला एलम पे पूछा जाता है, और नहीं पूछता तो वो सीधा यहाँ आएगा, क्लोरीनेटेड कॉपर ऐश पे, इन पे आएगा, इन तीनों में से किसी एक पे। लेकिन कोएगुलेशन पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो है कोगुलेंट वो कौन सा है, एलम है। एलम से स्टार्ट करते हैं। देखो एलम क्या चीज होती है, एलम होती है फिटकरी, आप इसको बोलते हो फिटकरी बोलते हो। फिटकरी क्या करती है, कोगुलेंट बनाती है, आपको दिखता भी है पानी के अंदर, और वो धीरे धीरे कोगुलेंट क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। वरना आज इस्तेमाल कर लेना, 20 रुपए का आता है, डिब्बी से आती है छोटी सी, उसमें अंदर एलम होती है। एक गिलास पानी के अंदर डाल के देखना, फिर देखना मजे क्या होते हैं, है ना।
देखो एलम जो होता है ना, ये क्या करता है आपके रो वाटर के अंदर जो आपकी बाई कार्बोनेट है ना, बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी होती है उससे रिएक्ट करता है, बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी से रिएक्ट करता है ना, बाई इनसे करेगा रिएक्ट। अब रिएक्ट करेगा तो क्या करता है ये आपको परमानेंट हार्डनेस देता है। अब आप कहोगे सर आपने थ्योरी में तो बोल दिया, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता भी हूं, देखो कैसे होगा। बात आ रही समझ में? रो वाटर के अंदर अगर आपने कोगुलेंट एलम यूज किया है तो ये क्या करता है, कार्बोनेट एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और रिएक्ट करके आपको क्या देता है, परमानेंट हार्डनेस प्लस एसिडिटी देता है। बात समझ में आई? एसिडिटी क्यों देगा? एसिडिटी का प्राइम कोज क्या है वाटर के अंदर? कार्बन डाइसल्फाइड, CO2 गैस है। चलो बात करते हैं, मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको इसकी। देखो Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O, ये था आपके पास, प्लस मैंने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी बोल रहा हूं, तो भैया एल्कलिनिटी से और बाई कार्बोनेट से आपको याद आ जाना चाहिए। अगर आपने एल्कलिनिटी वाला वीडियो देखा है तो अभी आप यहां पर याद कर रहे होगे, सर क्या CaHCO3 को मैं बोल सकता हूं क्या बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी? बिल्कुल जी। एल्कलिनिटी होती किन की वजह से है, मैंने आपको बताया था, HCO3, CO3 और OH तीन होते हैं जो आपके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को। इनको क्या बोला गया था, एल्कालाइन बोला गया था। बात समझ में आ रही है? कास्टिक एल्कलिनिटी, कार्बोनेट एल्कलिनिटी और बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी। एलम क्या करता है, बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करता है 3CaHCO3 होल ट्वाइस। आप कहोगे सर मैं 3 क्यों लिखा दिया? क्योंकि मेरे को रिएक्शन याद है, इसलिए मुझे आगे बैलेंस करना है ना, इसलिए मुझे याद है। देखो आगे देखो यहां पर क्या होगा, बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी के साथ ये सारा कुछ रिएक्ट करेगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहां पर बनेगा 2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो आपके क्या है, प्रिसिपिटेट है। और ये किस तरीके का प्रिसिपिटेट होता है, ये स्टिकी प्रिसिपिटेट है। स्टिकी बोले तो भैया स्टिकी जिलेटिनस प्रिसिपिटेट, स्टिकी जिलेटिनस प्रिसिपिटेट। ये किस तरीके का प्रिसिपिटेट है, ये एक ऑयली सा स्टिकी है, मतलब दूसरों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, स्टिक कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जिलेटिनस है जो क्या करेगा, बाकी सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बड़ा फ्लो बनेगा। बात समझ में आई? ये बनेगा प्रिसिपिटेट बनेगा, प्लस यहां पर देखो क्या बनेगा, CaSO4, और ये कितने बनेंगे, 3 प्लस CO 3 और 2 6, 6CO2 बनेगा प्लस 18H2O, ये बनेगा। देखो अब देखो यहां पर ना, ये आपको अगर केमिकल रिएक्शन याद है ना तो आप पूरा केस समझ जाओगे, पूरे कोएगुलेशन के आंसर दे सकते हो। मैंने क्या बोला, एलम आपका क्या करता है, वाटर के अंदर जो आपकी बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और परमानेंट हार्डनेस देता है। क्या परमानेंट हार्डनेस के लिए सल्फेट जिम्मेदार होते हैं क्या? बिल्कुल। अगर आप पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आप यहां समझ जाओगे कि सल्फेट आयंस आपका क्या कोज करता है, परमानेंट हार्डनेस कोज करता है। और ये चीज क्या दे रही है आपको, परमानेंट हार्डनेस दे रही है। बात समझ में? मैं यहाँ पे परमानेंट H लिख रहा हूँ, ये परमानेंट हार्डनेस दे रहा है। अच्छा जी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड गैसेस में सर ने पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। और ये क्या कोज करता है, एसिडिटी कोज करता है। बात समझ में आ रही है? एसिडिटी कोज करेगा वाटर के अंदर। अब आपको यहाँ पर दो चीजें मिली कि जब हमने एलम एज ए कोवुलेंट यूज किया तो पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस होगी, प्लस क्या हो गया यहाँ पर, एसिडिटी कोज हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? ये पूरी इक्वेशन समझ में आई आपको? ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है सॉरी, इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, है ना, पानी के अंदर एसिडिटी आ रही है, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एलम के साथ कई बार आर्टिफिशियल एल्कलिनिटी भी ऐड करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल अल्कालाइन एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या होते हैं बताता हूं, उनके ऊपर चलते हैं। देखो आपकी जो आर्टिफिशियल अल्कालाइन एजेंट है वो किस फॉर्म के अंदर ऐड किए जाएंगे, वो ऐड किए जाते हैं लाइम और सोडा की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में ऐड किए जाते हैं भैया, ये ऐड किए जाते हैं लाइम और सोडा की फॉर्म के अंदर। देखो लाइम के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो अगर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो। भैया देखो कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइम स्टोन, यहां पर आप इसको जब टेम्परेचर देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaO प्लस किसमें CO2, एक क्या होती है, गैस होती है। अब ये जो आपका Ca होता है ना, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है क्विक लाइन। और ये क्विक लाइन जो होता है ना आपका 95 to 96% क्या होता है, प्योर लाइन होता है। बात समझ में? जब ये 95 to 96% प्योर लाइन और इसको क्विक लाइन बोला, क्विक क्यों बोला, जब मैं इसे CaO प्लस H2O पानी के अंदर मिलाता हूं तो ये क्या बन जाता है, CaOH होल ट्वाइस बन जाता है। मतलब ये क्या बन गया, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया क्या? क्या इसको स्लैक्ड लाइन बोलते हैं क्या? अरे भैया इसको स्लैक्ड लाइन बोलते हैं क्या? और पानी के साथ रिएक्ट करके
ये इसमें कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टीज की क्या कहलाती है, स्लेकिंग कहलाती है क्या? बिल्कुल बीएमसी में आप सब लोग पढ़ के आए हो। मैंने बोला लाइमस्टोन होता है जो टूटता है टेम्परेचर देने पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस के अंदर। अब ये जो आपका लाइम है, क्विक लाइम जो है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्लेटेड लाइम है। इसे आपको ऐड करना है किसके अंदर? एलम के साथ। क्यों ऐड करना है? क्योंकि पानी के अंदर एसिडिटी है, तो एसिडिटी आ रही है बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी को खत्म करने की वजह से। अब हमें क्या करना है भैया? हम चाहते हैं कि अगर पानी अल्कलाइन नहीं है तो हम एक्सटर्नल अल्कलाइन एजेंट ऐड करें, और वो आपका क्या है? लाइम है। ठीक है, लाइम के साथ मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको, देखते हैं क्या आता है, क्या कुछ बनता है। अभी देखो आपके सामने क्लियर होगा। मैं लाइम ऐड कर रहा हूं, देखो फॉर्मूला क्या है? Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O, ये फॉर्मूला प्लस मैंने क्या किया? 3CaOH होल ट्वाइस लाइम ऐड कर दिया। अच्छा, लाइम ऐड किया, आगे जाके देखते हैं क्या बनता है। देखो क्या बनता है, यहां से Ca और क्या SO4 है, दोस्ती है इनकी आपस में, बिल्कुल दोस्ती है। क्या क्या बनेगा? यहां पे बन जाएगा सबसे पहले तो 2Al SO4 होल थ्राइस। बात समझ में आई? दो अणु तो बन गए इसके, दो अणु इसके बन गए, और आपको साथ में क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा आपको कॉपर सल्फेट। सही है बात? कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, सॉरी। 3 अणु इसके थे, कैल्शियम और ये रहा सल्फेट, इनकी दोस्ती आपस में हो गई। क्या बन गए? 3 ये बन गए। इनके अलावा जो भी बना वो हमारे लिए H2O तो बनेगा बनेगा। कितना बनेगा कितना नहीं उसकी बात करते हैं हम। यहां हम बात करेंगे, देखो जब आपने क्या किया? अल्कालाइन एजेंट है ना, एक अल्कालाइन एजेंट जो ये आपका है लाइम है ना, सॉरी ये आपका लाइम है ना, स्लेक्ड लाइम जो है ना, ये आपने ऐड करवाया ना। ठीक है, स्लेक्ड लाइम ऐड करवाया पानी के अंदर। ऐड करवाने से आपको क्या मिला? ये मिला कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या दे रहा है? परमानेंट हार्डनेस दे रहा है। लेकिन आपने एक चीज चेक करी, जब आपने लाइम ऐड करवाया तो आपको क्या मिली? परमानेंट हार्डनेस मिली। क्या यहां पर एसिडिटी मिली? क्या नहीं। हम क्या कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, जब आप लाइम के अंदर सॉरी एलम के साथ क्या करते हो? लाइम का यूज करते हो एक्सटर्नल अल्कालाइन एजेंट, तो आपको सिर्फ क्या मिलती है? हार्डनेस मिलती है, एसिडिटी नहीं मिलती। बात समझ में आई? मैंने लाइम ऐड करके दिखाया, अब मैं आपको इसके साथ सोडा ऐड करके दिखाता हूं। ठीक है, 2 एक्सटर्नल एजेंट यूज किए थे, लाइम और सोडा। दोनों का आपको रिजल्ट याद करना है। जब आप लाइम ऐड करते हो कोंगुलेंट के साथ में तो परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस होती है, लेकिन एसिडिटी इंड्यूस नहीं होती। अब मैं आपको सोडा ऐड करके दिखाता हूं। देखो अब कई लोग खुश हो रहे होंगे, सर सोडा ऐड करके क्या बात है? अरे भैया ये वो सोडा, समझ रहे हो ना किस तरफ जा रहे हो आप लोग? मैं समझ रहा हूं। ठीक है, चलिए रिएक्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O रिएक्ट करवाया इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3। क्या यही आपका होता है क्या? हाँ जी, यही होता है आपका। कौन? ये होता है आपका सोडा, इसे आप बोलते हो सोडा, है ना? वही वाला सोडा है ये। अच्छा, यहां पर देखो क्या बनेगा? सबसे पहले 2 अणु, वही हर बार 2 एल्यूमिनियम के प्रिसिपिटेट तो बनेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, आगे बात करते हैं, क्या इसकी और इसकी दोस्ती होती है क्या आपस में? क्या यहां पर सोडियम की दोस्ती है क्या सल्फेट के साथ? बिल्कुल। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भैया? ये देखो 3Na2SO4 बन गया क्या? बन गया। ठीक है, प्लस क्या यहां पर CO3 बचा हुआ है? बचा हुआ है जी। क्या एक आध इधर उधर से ऑक्सीजन ले लेगा क्या? बन जाएगा जी। तो यहां पर देखो 6CO2 बन गया। आगे जो भी बनेगा उसकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज देखो, क्या यहां पर सोडियम सल्फेट आ गया? बिल्कुल जी, सोडियम की सल्फेट। सोडियम जब सल्फेट के साथ जुड़ता है तो क्या होता है पता है आपको? पीछे आपने अल्कलिनिटी और हार्डनेस की वीडियो देखे। लेकिन यहां पर जो दिक्कत है ना वो ये है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसने फिर से क्या किया? यहां पर पानी के अंदर एसिडिटी कोज कर दी। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप क्या करेंगे, पानी के अंदर रो वाटर सैंपल के अंदर एक्सटर्नल अल्कालाइन एजेंट ऐड करेंगे। अगर आप देखिए, अगर आप अल्कालाइन एजेंट यूज करेंगे, कौन से? लाइम और सोडा। जब आपने यहाँ पर लाइम ऐड किया तो आपको क्या मिला? परमानेंट हार्डनेस मिली। जब आपने सोडा ऐड किया तो क्या आपको एसिडिटी मिली क्या? बिल्कुल जी, यहाँ पर एसिडिटी इंड्यूस हो रही है। सोडा ऐड करने से एसिडिटी इंड्यूस हो रही है रो वाटर सैंपल के अंदर। ठीक है, ये यहां तक पूरी जानकारी थी एलम के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं कि आपको और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है। देखो एलम जो है ना, रो वाटर के अंदर से क्या क्या चीजें रिमूव करता है जब एज ए कोगुलेंट ऐड किया जाता है। देखो ये पानी के अंदर से अडर को खत्म करेगा और कलर को खत्म करेगा। 2 चीजों को खत्म कर देगा। कलर को सबसे ज्यादा खत्म करेगा ये,
दूसरी बात अडरको। अब जो होती है आपकी डोज ऑफ कोगुलेंट जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर भैया, कलर के ऊपर डिपेंड करेगी। फिर ये डिपेंड करेगी क्या, टर्बिडिटी के ऊपर, बिल्कुल जी टर्बिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। टर्बिडिटी का नाम आया पता चल रहा है ना, क्योंकि टर्बिडिटी की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है कुछ पार्टिकल्स घूम रहे हो, समझ रहे हो क्या, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है। अब कोगुलेंट की डोज किस पे डिपेंड करती है, पानी के अंदर टर्बिडिटी पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है उसके ऊपर कलर पे, है ना। जनरली कितनी कोगुलेंट की ऐड ली जाती है वो मैं आपको बताता हूं। कोगुलेंट की जो डोज होती है, कोगुलेंट डोज, वो ली जाती है आपकी, अगर एलएम एज ए कोगुलेंट आप यूज कर रहे हो तो ये होगी 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और अगर आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है अगर आपको क्या, क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट, तो आप क्या करोगे, अगर आपने एलएम यूज किया है एज ए कोगुलेंट और आपको क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट निकालना है तो एक टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट होता है जार टेस्ट, ठीक है। तीनों पॉइंट लिखे, तीनों इंपॉर्टेंट है और स्टार मार्क कर लेने हैं हमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। डोज ऑफ कोगुलेंट जो होती है वो डिपेंड करती है टर्बिडिटी पे, रो वाटर सैंपल के कलर के ऊपर। अगर इसका कलर ज्यादा खराब है, टर्बिड ज्यादा है, तो आपको क्या होगा, डोज ऑफ कोगुलेंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, कोगुलेंट डोज जो है जनरली एलएम के केस में कितनी रखी जाती है, 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जार टेस्ट से। ये यहां तक की पूरी जानकारी जो है आपकी थी एलएम की, ठीक है जी। एक बात और मैं बता देता हूं आपको, जो आपने ये बार बार रिएक्शन देखा ना, Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 18H2O, इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है। देखो कैसे बन सकता है बताता हूं। प्लस हमने क्या किया, बाइकार्बोनेट यूज किया था, है ना, CaHCO3 सबसे पहले बाइकार्बोनेट एल्कोलिटी को खत्म करता है एलएम, है ना, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। क्या बनाया था यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल बनाए थे किसके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। प्लस क्या आया था यहाँ पे, 3 अणु कैल्शियम सल्फेट के। प्लस आपके पास क्या आया था, CO2 आया था, क्या 6 CO2 आया था, प्लस 18H2 आया था। ये कुछ आपके पास आया था पहली रिएक्शन के अंदर, है ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका 1 मोल, किसका, 1 मोल एलम का कितने मोल बनाएगा, ठीक है, 1 मोल एलम का। और अगर आपकी 3 मोल क्या है, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, 3 मोल बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करता है 1 मोल एलम का, और आपको क्या देता है, 2 मोल का एक देता है भैया, 2 मोल प्रिसिपिटेट देता है आपको एलम का। बात समझ में आई। अब यहां पर देखो, क्या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 3 मोल मेरे को क्या देता है, अगर मैं इसको कंपेरिजन करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि भैया मेरे को 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की मिली। क्या, मैं ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, देखो 3 मोल मैंने क्या बोला, 3 मोल किसके हैं, यहाँ पे बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट किया था, तो क्या मैं इन 3 मोल को ये लिख सकता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है। भैया कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आपने रिप्रेजेंट किया नहीं था क्या एल्कलिनिटी को, तो क्या इस बाइकार्बोनेट को मैं कैल्शियम कार्बोनेट के, समझ रहे हो क्या, इक्विवेलेंट रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। देखो अब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट आपने कैलकुलेट किया था, कितना था, 300। बात समझ में आ रही है क्या, इसका कितना था, 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 कितना आ गया, 100 ग्राम बोल लो आप, 100 ग्राम, ठीक है। अब यहां पर कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, 3 मॉलिक्यूल है किसके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, तो क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया, ये 300 ग्राम आ गया। क्या आ गया, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है आपके ये वाले जो कार्बोनेट आयंस है। बात समझ में आ रही है। क्या आप ये कह सकते हो सर कि 1 मोल एलम का 300 ग्राम जो एल्कलिनिटी है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की के साथ रिएक्ट करेगा और आपको 2 मोल प्रिसिपिटेट देगा काई के, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। अब इनका मोलिकुलर वेट अगर आपको आता है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको मोलिकुलर वेट याद करने में आपको डायरेक्टली दे रहा हूं। Al2SO4 होल थ्राइस का होता है आपका 66, ठीक है, 666 ग्राम, 666 666 मतलब 666 666 होता है ये, ठीक है, 666 ग्राम मोलिकुलर वेट है किसका, ये आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट का। आगे बढ़े और बात करें अगर हम बाइकार्बोनेट की, तो बाइकार्बोनेट का आपका होगा, ये होगा 486 ग्राम, ठीक है, ये होगा 486 ग्राम। बात समझ में आ रही है, मोलिकुलर वेट। और आगे इधर एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना है, ये है आपका 156 ग्राम, कितना है, 156 ग्राम। बात समझ में आ रही है, ये आपको याद होने चाहिए, ये तो याद करो ही करो, भूलो मत इसको। तो 666 ग्राम किसका है, इस पूरे आयन का वेट। बात समझ में आ रही है, मोलिकुलर वेट, ठीक है।
अब आपको ये बातें समझ में आई तो क्या आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट जो है आपका ये वाला है ना, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट, वो 3 मोल एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करके आपको 2 मोल क्या देता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट देता है। इसके ऊपर बेस्ड आपको गेट के अंदर न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, उन्हें सोल्व कर लेना समय कम में, वरना मैं आपको यही बोर्ड पर इसके न्यूमेरिकल भी करवाता। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं जो हमारे आगे के कोगुलेंट है ना, जैसे कॉपर ऐश है, सोडियम एल्यूमिनेट है, उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं और आपका कोगुलेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है कॉपर ऐश। कॉपर ऐश का फॉर्मूला मैंने आपको बताया FeSO4 होल थ्राइस 7H2O। अब यहां पर भी सेम वही बात आती है, जब आप कॉपर ऐश ऐड करते हो, देखो रिएक्ट करवा के दिखाता हूं मैं आपको किसके साथ रिएक्ट करता है। ये भी बाइकार्बोनेट, भैया बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी है ना, इन सबकी फेवरेट है, कैल्शियम वाली बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी आपकी कैल्शियम वाली सबकी फेवरेट है। तो देखो FeSO4 होल थ्राइस 7H2O ये था आपका, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ करेगा, 3 अणु कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब क्या होगा, ये यहां पे 2 नहीं आएगा, यहां जाएगा HCO3 ये जाएगा। अरे ये ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, आपका जो ये क्या है, आपका फेरस का वाला ये लवण जो है ना आपका कॉपर ऐश, ये रिएक्ट करता है कैल्शियम की एल्कलिनिटी के साथ और रिएक्ट करके आपको देखो क्या क्या देगा। ये देगा आपको FeOH होल थ्राइस, ये वाले अणु तो आपको देगा ही देगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये तो देगा ही देगा, क्योंकि ये तो क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा। कोगुलेंट ऐड करने का मतलब क्या, प्रिसिपिटेट बनाना, इंप्यूरिटीज को सेटल करवाना। लेकिन देखो ये कर क्या है, कैल्शियम जो है ना ये आपका क्या सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। ये भी आपको क्या देगा, परमानेंट हार्डनेस देगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आप कॉपर ऐश यूज करते हो तो ये भी आपको क्या देता है, हार्डनेस देता है। और कैसी हार्डनेस देता है, परमानेंट हार्डनेस देता है। इसके लिए भी आप अगर देखोगे कि कितनी क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए कोगुलेंट की, तो 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। सेम ही है यहां पर भी, कॉपर ऐश के साथ भी आपकी जो क्वांटिटी है कोगुलेंट की ऐड करने की वो कितनी है, 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। किस पीएच रेंज के अंदर आपका जो ये कॉपर ऐश है काम करेगा, ये काम करेगा 6.5 से 8.5 की पीएच रेंज के अंदर। बात समझ में आ रही है? 6.5 से 8.5 की पीएच रेंज के अंदर आपका कॉपर ऐश काम करेगा। ठीक है। फेरिक सल्फेट जो अभी आपका काम करेगा, और इसी के अंदर क्या काम कर रहा था, एलम भी काम कर रहा था। क्या इसी पीएच रेंज के अंदर, बिल्कुल इसी पीएच रेंज में एलम भी काम कर रहा था। चलिए बढ़ते आगे हम तीसरे कोगुलेंट की तरफ, और वो है हमारा फेरिक क्लोराइड, या मैं यूं बोलूं क्लोरीनेटेड कॉपर ऐश। क्लोरीनेटेड कॉपर है, ठीक है, क्लोरीनेटेड है। फेरिक जो है उसको हमने क्या किया, क्लोरीनेटेड कर दिया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो बन गया। चलिए जी थर्ड कोगुलेंट पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। थर्ड है आपका FeSO4 होल थ्राइस 7H2O। ये तो था ही आपके पास, ठीक है। प्लस आपने क्या किया, क्लोराइड का रिएक्शन करवा दिया। ये बोल लो आप, या फिर आप इसको बोल सकते हो FeSO4 होल थ्राइस, ठीक है, इनटू आप क्या बोल सकते हो Fe2Cl3, ये भी बोल सकते हो। ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ये भी लिख सकते हो आप इसको। अच्छा जी, एक फॉर्म और इसकी पॉसिबल है। अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहो तो भी ठीक, क्लोराइड के साथ लिख दो, वरना ऐसे लिख दो। और अगर ऐसे भी नहीं लिखना तो एक और इसको फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो होती है आपकी FeSO4 होल थ्राइस, ठीक है, और प्लस में क्या लिख दिया जाता है आपका FeCl3। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये लिख दिया जाता है इसको। थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये बात तो हम जान गए कि अगर फेरस सल्फेट को अपनों ने यूज किया तो वो 6.5 से 8.5 की पीएच के अंदर काम कर रहा था। ये भी जान गए कि 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर जो ये रिक्वायर्ड होता है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, FeSO4 का कुछ नेचर देखो, यहाँ पर क्लोराइड है। अब क्लोराइड इनकी मैं रिएक्शन अगर करवाऊं, ठीक है, तो हम रिएक्शन करेंगे तो हमें ये तो पता है कि FeOH होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड जो है ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, FeOH3 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बनाना चाहते हैं, प्रिसिपिटेट बनाना चाहते हैं। अगर मैं इसे देखो अल्कलाइन वाटर, ऐसे रो वाटर के साथ ऐड करो जिसके अंदर पहले से क्या है आपकी एल्कलिनिटी प्रेजेंट है कैल्शियम की, तो ये भी क्या करेगा आपको, क्या यहां पर ये भी आपको सल्फेट देगा। क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल सल्फेट देगा। अगर आप यहां पर भी रिएक्ट करवा के देखोगे ना इसके,
इन दोनों में से किसी भी कंपोनेंट की अगर आप रिएक्ट करवाओगे 3CaHCO3 के साथ, अगर इसके साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो तीन अणु देखो कैल्शियम के हैं और इनके पास सल्फेट तो पड़ा ही है। अब सल्फेट जब जब पड़ा है तो ये रिएक्ट कर लेगा अपने आप, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कैल्शियम, और करके क्या दे देगा आपको, कैल्शियम सल्फेट दे देगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जितने भी अणुओं के अंदर, चाहे वो एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट था, चाहे आपके फेरस के सॉल्ट है, जितने भी आपके आयरन सॉल्ट्स है, चाहे वो क्लोरिनेटेड हो, चाहे वो आपका सिंपल वाला था ये वाला, ये ही आपको क्या दे रहे हैं, परमानेंट हार्डनेस दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्लोरिनेटेड कॉपर एश जो है, इनका सबसे बड़ा फायदा है, ये एक वाइड पीएच रेंज के अंदर काम करता है, वाइड पीएच रेंज में काम करते हैं, ठीक है, वाइड पीएच रेंज है। अब आप पूछोगे सर किस पीएच रेंज पे, तो भैया 3 से लेके 6.5 तक काम करता है, फिर 6.5 से लेके 8.5 तक भी काम करता है, तो है, ठीक है। तो अपने को पीएच रेंज काफी ज्यादा मिल गया इसका, ठीक है, इसलिए ये क्या पड़ता है, थोड़ा सा आपको सही पड़ता है कोगुलेशन करने के लिए। बात समझ में आई? बाकी सारा काम ये वही करेगा जैसे पीछे वाले ने किया, ठीक है, आपको परमानेंट हार्डनेस दी, ये भी आपको परमानेंट हार्डनेस देगा, ठीक है। इसके ना हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लास्ट वाला जो कोगुलेंट है ना, उसके बारे में। देखो आयरन सोल्ट जो है ना, आयरन सोल्ट का यूज ना रो वाटर के लिए कम किया जाता है। क्यों किया जाता है कम? क्योंकि जैसे जैसे इनका ना क्या होता है, स्टोरेज अपन जो करते हैं, फेरिक ये जो इसके सोल्ट है ना, जितने भी आयरन सोल्ट्स है, इनको अगर आप स्टोरेज करोगे ना तो ये स्टोरेज के साथ खराब होने लग जाते हैं, इसलिए रॉ वाटर के अंदर इनका इस्तेमाल कम किया जाता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है आपका सीवेज के ट्रीटमेंट में। बात समझ में आ रही है क्या? जब आप सीवेज का ट्रीटमेंट करोगे तब आयरन सोल्ट्स यूज किए जाते हैं। कौन से? आयरन सोल्ट्स यूज किए जाते हैं। और जब आप रो वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हो, व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ रो वाटर, तो आप क्या यूज करते हो? एलएम का। और एलएम आपको क्या पड़ता है? इकोनॉमिक पड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों में याद दे देता हूं। और जो आयरन सोल्ट्स हैं ये क्या पड़ते हैं, अगर आप रो वाटर का ट्रीटमेंट करने लगे तो ये आपको अनइकोनॉमिकल पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर ये स्टोरेज के साथ क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। स्टोरेज के साथ इनका जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है। इनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते बात करते हैं लास्ट वाले कोगुलेंट की। और लास्ट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, Na2, Al2 और O4, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो मैंने आपको बोला सोडियम एल्यूमिनेट जो है ना, आप ये तो जानते ही हो कि सोडियम की एल्कलिनिटी जब पानी के अंदर प्रेजेंट थी तो क्या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस थी क्या वहां पे? नहीं थी। NaCH नहीं था, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस वहां पर नहीं थी, क्योंकि उसको क्या कर लेता है, पहले से सोडियम खा लेता है, अगर मिलेगी तो सोडियम ले लेगा। तो एक साथ परमानेंट हार्डनेस और सोडियम एल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं थी, हमने देखा था एल्कलिनिटी और हार्डनेस के रिलेशन में, मैंने आपको बताया था। देखो जब भी ये चीज जो है ना आपका Na2, Al2, O4 आएगा और आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के इन सब में से कोई भी हो, चाहे आपके पास HCO3 हो, चाहे आपके पास CO3 हो, चाहे आपके पास SO4 हो, ठीक है, चाहे आपके पास क्लोराइड हो, इनमें से कोई भी होगा, तो ये जो आपका अणु घूम रहा है ना, ये वाला, ये क्या करता है, इसको साथ में जोड़ देता है अपने। बात समझ में आ रही है? और जितने भी आपके ये वाले सब्सटेंस बचे हुए ना, ये किसके साथ चले जाते हैं? सोडियम के साथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप सोडियम एल्यूमिनेट वाटर के अंदर एज ए कोगुलेंट यूज कर रहे हो तो ये आपको परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हार्डनेस को रिमूव कर देता है। तो क्या हमारा काम एक साथ हो गया क्या? बिल्कुल जी। देखो 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 क्या हो रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट था, ये एल्यूमिनेट आयन जो है ये क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएगा। और सोडियम को तो आप जानते ही हो, चाहे तुम हो चाहे तुम हो चाहे तुम हो, कोई भी हो, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा कौन कह रहा है? सोडियम भैया कह रहे हैं। देखो क्या बनाएगा इधर, आपका जो सोडियम है ये रिएक्ट कर लेगा इन सब भाई बहनों के साथ। कौन है ये? HCO3, CO3, SO4 और Cl2, इन सब के साथ रिएक्ट कर लेता है। बात समझ में आ रही है क्या? क्लोराइड की जगह आप नाइट्रेट लगा लो, ज्यादा बेहतर है ना। ये लो, ये लगा लो, NO3 लगा लो, इनमें से कोई भी हो, ये तो चले जाएंगे सोडियम के साथ। प्लस आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम ओब्लिक मैग्नीशियम के क्या मिलेंगे? Al2O4, ठीक है, एल्यूमिनेट मिलेंगे। तो बात समझ में आई कि सोडियम एल्यूमिनेट अगर हम एज अ कोगुलेंट यूज करते हैं तो ये आपको निजात दिला देता है टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस से। पीछे आपने जो तीनों के तीनों यूज किए थे ना अपने कोगुलेंट, उनके अंदर क्या हो रहा था, आपको परमानेंट हार्डनेस मिल रही थी, कहीं एसिडिटी मिल रही थी, कहीं बेसिडिटी मिल रही थी, कहीं पे एक्सटर्नल एजेंट यूज करने पड़ रहे थे। क्या सोडियम एल्यूमिनेट यूज करते ही हमारी सारी की सारी टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस का इलाज हो गया क्या? बिल्कुल इलाज हो गया। लेकिन ये आपको सबसे महंगा मिलता है। सोडियम एल्यूमिनेट बहुत महंगा आता है, इसलिए इस प्रोसेस से कोएगुलेशन करना क्या पड़ता है? महंगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि ये परमानेंट एंड प्लस आपकी टेम्परेरी हार्डनेस दोनों को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। दोनों को रिमूव कर दिया। बात समझ में?
फिर ऐसा वाटर कहां यूज किया जाएगा? बॉयलर फीड के अंदर। कहां यूज किया जाएगा? बॉयलर फीड के अंदर यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट से अगर आप कोएगुलेशन करते हो तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका बॉयलर फीड के अंदर। बात समझ में आ रही है? आगे इसकी पीएच रेंज की बात करूं मैं तो इसकी पीएच रेंज लगभग सिमिलर ही है बाकी सब के साथ। 6 से लेकर 8.5 तक इसकी क्या है? पीएच रेंज है, वर्किंग पीएच रेंज, ठीक है। बात समझ में आई? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है 3 या 4 मैंने आपको ऊपर दे दिए हैं। इसके अलावा देखो जितना भी कुछ है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कोएगुलेशन के अंदर आपको पढ़ना। बचा हुआ प्रोसेस जो है ना वो है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इस वीडियो में आपने पढ़ा कि कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन की प्रोसेस क्या है, कोएगुलेंट के कितने टाइप होते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फ्लोकुलेशन के, और फ्लोकुलेशन के अंदर ही हम क्या करेंगे? टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह, ठीक है, पैडल सिस्टम जो होता है वो सारा वहां पे डिस्कस करेंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।